मैं जीत एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीत एस अकेडमी 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग मस्त होंगे और पढ़ाई बेहतर कर रहे होंगे। तो आज तक के हम लोगों ने सेशन में पॉलिटी में समझा था, जो हमारा राष्ट्रपति चल रहा था। तो राष्ट्रपति में हम लोगों ने आर्टिकल कहाँ तक कवर किए थे? तो आर्टिकल 58 तक कवर कर लिया था। राष्ट्रपति की क्या है इस पे? राष्ट्रपति की अहर्ताएँ क्या है? अहर्ताएँ, ठीक। ये बोल सकता है क्या? राष्ट्रपति की योग्यताएं। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इनको, बस ज़्यादा नहीं, 1 मिनट लगेगा कि आर्टिकल 58 क्या कहता है। तो चलो आओ समझते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अनुच्छेद 58 ये क्या करता है? कहता है राष्ट्रपति की योग में तो पहला क्या होना चाहिए राष्ट्रपति का? भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है? उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और उसके प्रस्तावक की बात करें तो 50 क्या प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए, ठीक। और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उस पर, ठीक है। और बोल सकते हैं पागल या दिवालिया ना हो, या किसी के लाभ पर पद ना हो, किसी के लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होता है? संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, मतलब किसी में भी, जैसे कि वो क्या है, लाभ के पद नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति का पद हो गया, ये लाभ का पद नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद हो गया, लाभ का पद नहीं है। राज्यपाल का पद हो गया, तो ये भी लाभ का पद नहीं है, ठीक है। जितने भी राज्य मंत्री है या केंद्र के मंत्री, वो भी सब क्या है? लाभ के पद पर नहीं है, जो कि पैसा सब जानते हो कि इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। तो और मैंने बताया था इनको कि जमानत राशि कितनी है इनकी? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये इनकी जमानत राशि है। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चाएं कर ली थी, ठीक है। और जमानत राशि जब्त कब हो जाती है? तो 1/6 मत ना प्राप्त करने पर इनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, यानी जमानत का जो पैसा जमा किया जाता है वो वापस नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर में ही आर्टिकल 59 की, ठीक। पहले थोड़ा बेसिक, फिर इसके बाद MCQ, पहले फिर बेसिक फिर MCQ, ऐसे करके हमारी क्लासेज जितनी भी है A to Z पढ़ी हुई हैं। आप चाहें तो उनको जाकर विजिट कर सकते हैं, और यदि समझ में आए तो आसानी से आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो एग्ज़ाम की डेट बहुत पास आ रही है, जल्दी जल्दी, तो उसमें कवर करते हैं। अभी मैंने उसमें क्या किया, प्राचीन हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दी है, प्राचीन इतिहास, जिसमें सिंधु सभ्यता MCQ के द्वारा पूरा खत्म हो गया है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। और यदि क्लास किसी को विजिट करना हो तो आप चैनल पर जा सकते हैं, और वहाँ पे पढ़ी होंगी 2 क्लासें में क्या हुआ, सिंधु सभ्यता खत्म हो गया, आप जाकर उनको MCQ के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 59 की, जो आर्टिकल 59 है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रपति की शर्तों के बारे में बात करता है। किसकी? राष्ट्रपति के शर्तों के बारे में बात करता है। शर्तें कौन कौन सी, ठीक है। कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी लाभ के पद को ग्रहण नहीं कर सकता है, अर्थात जॉब नहीं कर सकता है सरकारी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को मुफ्त आवास दिया जाता है, मुफ्त आवास भी दिया जाता है। किस में बात हुई? तो आर्टिकल 59 में बात हुई है इसकी, ठीक है। SI वालों ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब जैसे हम बात करें इसमें कि मुफ्त आवास क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो भवन होता है ना, राष्ट्रपति भवन, वहीं पर ही राष्ट्रपति रहता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब इसकी बात करें और क्या है उसकी शर्तें, कि विदेशी यात्रा उनकी क्या होती है? निःशुल्क होती है। किनकी? राष्ट्रपति की। ये भी उनकी एक वो हो जाएगा, ठीक। और राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते किसी भी स्थिति में कम नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति की क्या जो उपलब्धियां हैं या भत्ते हैं, वेतन भत्ते, उनको किसी भी स्थिति में कम नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी कम कर दिया गया था कोविड के चलते, रामनाथ कोविंद जी का, तो उन्होंने बहुत सारी मतलब अपनी नाराज़गी जताई थी, ठीक है।
ये है मतलब आर्टिकल 59 कहता है। ठीक है, अब आर्टिकल बात करते हैं 60 की, समझते हैं 60 क्या कहता है। 60 कहता है राष्ट्रपति की शपथ। शपथ किस आर्टिकल में है, तो सासे शपथ सासे 60। ठीक, ऐसे करके याद कर लेना। अब इसमें पता है कि आप लोगों को शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और त्याग पत्र किसको देता है राष्ट्रपति, यदि त्याग पत्र की यहीं पर बात कर लें तो ये दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट। त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है, तो एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को देगा। समझ में आया? ये आपको एक ही अलग से पॉइंट हो गया। जितने भी पॉइंट है मैंने कहा सिर्फ बेसिक को ही आपको नोट करना है, इसके बाद एमसीक्यू का कोई भी क्वेश्चन नोट नहीं करना है, और बेहतर से आप जितने भी एमसीक्यू उनको आप टैकल कर पाएंगे। ठीक, तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर, तो फिर जब यहाँ पे शपथ की बात हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक, तो ये कौन है, हीरा लाल जे कानिया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये कब बने थे, तो 1950 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यदि बात करें कि वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, तो 33+1, यानी बोल सकते हो कि 34 न्यायाधीश हैं। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एसआई वालों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वीडियो री एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक, और पुलिस वालों के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना की गई थी, किस एक्ट के तहत की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में की गई थी। ठीक, तो इसमें कोई मुख्य न्यायाधीश भी रहे होंगे, तो कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, पहले तो एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, और हाइड, चैम्बर और लैमेस्टर ये 3 इनके अन्य न्यायाधीश थे। यानी कुल कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे उस समय 1774 में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एलिजा इम्पे प्रमुख थे और इनके 3 अन्य सदस्य थे, तो हाइड, चैम्बर, लैमेस्टर वो 3 इनके अन्य सदस्य थे। ठीक, कुल सदस्य कितने थे सुप्रीम कोर्ट में, तो बोल सकते हो कि 4 सदस्य थे 1974 में। ठीक, अब कितने हैं, तो 33+1 यानी 34 सदस्य। ठीक, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अभी मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश, और यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगी सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, स्टार्टिंग की बात करें। ठीक, ये नहीं कि ये तो हीरा लाल जी कानिया कहाँ के हो गए, ये तो अपने यहाँ के हो गए। ठीक, 1950 यानी देश के आज़ाद के बाद। ठीक, और देश के आज़ादी के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम, तो उनकी बात करें तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन है वो, तो वो है मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, ये क्या है, कब बने थे, 1937 में बने थे, जब ब्रिटेन का शासन था। ठीक, तो ये पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं आज़ादी के सर्वप्रथम, पहले की बात है ये। ठीक, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। और यदि एक क्वेश्चन यहाँ पे बने कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको देता है, क्योंकि सबसे पहले क्या उपराष्ट्र, तो जो राष्ट्रपति है,
राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को सबसे पहले सूचना देता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने की, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष को सबसे पहले सूचना कौन देता है? तो उपराष्ट्रपति देता है कि राष्ट्रपति साहब त्यागपत्र देने वाले हैं। ठीक, ओम बिरला बोल सकते हो जो कि हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 61 क्या है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा महाभियोग का, महाभियोग, उसकी चर्चा की गई है इसमें आर्टिकल 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। ठीक है, महाभियोग क्या बला है इसको समझते हैं अच्छे से। महाभियोग इसको कह सकते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये महाभियोग कैसी न्यायिक प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक, और कुल मिला के ये क्या है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया। किसको? राष्ट्रपति को। कैसे कैसे हटते हैं उनको देखते हैं कि सबसे पहले है जो महाभियोग शब्द है ये कहाँ से लिया गया, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये यूएसए से प्रेरित है, यानी यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है इसको। कहाँ, किसको? महाभियोग का। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है कि महाभियोग जब हटाया जाएगा तो प्रस्तावक भी पेश होंगे इसमें। तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से यानी लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है। ठीक, और जब भी होगा, जैसे प्रथम सदन, कोई भी सदन हो सकता है, जैसे हमने कि लोकसभा में पारित किया। ठीक है, तो इसके 1/4 सदस्यों का सहमत होना चाहिए। ठीक है, ये बोल सकते हैं हस्ताक्षरित होना चाहिए शपथ पत्र पर। ठीक है, यह संकल्प प्रस्ताव पर, तब हटाया जा सकता है। और क्या है इसमें कंडीशन कि 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि हम आपके प्रति क्या महाभियोग लाने वाले हैं। ठीक, और बोल सकते हैं कि पहले जो भी होगा, जैसे लोकसभा में पारित हुआ तो उसके 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर के सहित शपथ पत्र पर देना पड़ेगा। ठीक है, और 14 दिन पहले ही बताना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब एक ही सदन से तो हट नहीं जाएंगे, दूसरा सदन में भी लाना पड़ेगा, यानी राज्यसभा में भी लाना पड़ेगा। तो उसके क्या 2/3 सदस्य द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित होंगे। ठीक है, जिसमें मनोनीत प्लस निर्मित दोनों भाग लेंगे। ठीक है, उनके द्वारा, यानी द्वितीय सदन के 2/3 सदस्य को विशेष बहुमत द्वारा पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, पहले के 1/4, या कोई भी सदन में जाएगा तो उसके 1/4, दूसरे सदन की बात करेगा तो 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित किया जाएगा। तभी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हालांकि ऐसा आज तक अभी तक नहीं हुआ है कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया हो। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 62 की बात करते हैं। लास्ट अनुच्छेद है 62। ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद की मुक्ति का प्रावधान है। इसमें राष्ट्रपति की पद मुक्ति का प्रावधान, पद कैसे मुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति को, पद मतलब कैसे छोड़ सकते हैं। एक तो त्याग पत्र के द्वारा, कुल मिला के 5 शर्तें हैं छोड़ने की इनकी, याद रखिएगा 5 शर्तें हैं इनकी, कैसे वो लोग त्याग सकते हैं। ठीक है, एक तो त्याग पत्र देके, दूसरा कार्यकाल पूर्ण होने पर, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? महाभियोग प्रक्रिया से, जो अभी मैंने बताया आपको, महाभियोग से। और चौथा है मृत्यु के कारण, यानी जैसे कि अचानक मृत्यु हो जाए तो उसमें जाहिर सी बात है पद तो खाली हो जाएगा। और अन्य कारण इनमें बोल सकते हो, जैसे कि, और इनमें जो 5वां कारण होगा, जो विशेष कारण होगा, जैसे कि राष्ट्रपति साहब अभी करंट में चल रहे हैं, कहीं बीच में ही पागल हो जाएं तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। या कोई फिर असाध्य बीमारी के कारण चलते हुए, कोई भी असाध्य बीमारी हो सकती है, कोमा वगैरह कुछ भी। ठीक, तो उनके कारण इनको हटाया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गए आपके सभी आर्टिकल हो गए।
उम्मीद करता हूँ कि आर्टिकल सभी समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ रहा हो क्लास तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है कोई भी वीडियो बनाने में। ठीक, अब हम बात करते हैं एमसीक्यू पर। ठीक, किस पर बात करते हैं? एमसीक्यू पर। हाँ, और यदि अगर आप समझना चाहें कि आर्टिकल 71 क्या कहता है, तो समझ लीजिए थोड़ा सा। 71 क्या कहता है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद कौन निपटाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा। इतना आपको बताया था मैंने। तो ये किस में कहा गया? तो 71 आर्टिकल में कहा गया है। इतना समझिएगा। अब पढ़ते हैं अपने, मतलब आते हैं अपने एमसीक्यू वाले सेशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। तो आपके 20 तक हो गए थे, 20वां देख लेते हैं। ठीक, तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, या संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो देखो, निर्वाचन आयोग द्वारा इनका चुनाव तो किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 कहता है भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ऑप्शन की बात करें यदि ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए है राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य। ऑप्शन नंबर सी कहता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी कहता है राष्ट्रपति। ये देखिए आरआरबी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको समझिए क्या है। तो 21 का आपका जो कि जवाब हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। मैंने अभी ये बताया था कि अनुपातिक प्रतिनिधि है, इनकी कैसी अप्रत्यक्ष है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली के द्वारा इनका क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये अभी का जस्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी तुरंत आपको बताया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि चुनाव संबंधी मामले कहाँ पर भेजे जाते हैं। आर्टिकल किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 71 की। इसीलिए कहता हूँ कि बेसिक पहले, थोड़ा सा बेसिक, फिर इसके बाद एमसीक्यू होगा। ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पर, 1 बाय 1 करके उनका क्रम देखेंगे और उनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनको आसानी से टैकल करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद एमसीक्यू आएगा। तो इसमें आपने लोगों ने जवाब सोच लिया होगा कि इसमें क्या होगा, कि मैंने बात करी थी सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा इसका, उच्चतम न्यायालय। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ये देखिए कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आईएएस 1988 में, आरआरबी 2003 में भी हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए, बेहतर से पढ़िए, इसके बाद कहीं भी कोई भी एग्जाम दीजिए अच्छे से क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रावधान में संविधान में दिया गया? देखिए फिर से आ गया घूम फिर के आर्टिकल, अनुच्छेद की बात करें 71 की, यानी इसमें सोचना समझना नहीं, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, तो सभी बच्चे बताएंगे क्लास कैसी है, फीडबैक देंगे अपना अपना लास्ट में। और जैसा कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आज का क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित अभी मैंने नहीं पढ़ाया, तो इसलिए बताऊंगा कि आज का क्वेश्चन क्या है। जो मूल कर्तव्य है, ठीक है, उनमें से पर्यावरण का संरक्षण किस मौलिक कर्तव्य में बताया गया है? ये आपको 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, उनमें से किस मौलिक कर्तव्य में बताया गया, ये आपका आज का क्वेश्चन है। तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 माह,
ऑप्शन नंबर बी है 2 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी है 1 सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी है 3 सप्ताह। तो जो 24 का आंसर होगा तो 2 सप्ताह, यानी चुनाव के प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, तो 2 सप्ताह यानी 14 दिन का राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका बेसिक से हटके है, तो ये क्वेश्चन आपको नोट करने लायक है, या ना भी करोगे तो आसानी से याद रहेगा आपको। ठीक, 14 दिन में क्या महाभियोग प्रक्रिया होती है, तो उसके 14 दिन पूर्व बताया जाता है। ठीक है, और 14 दिन सब मतलब 14 दिन प्रचार प्रसार कर सकते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो यानी कार्यकाल की बात कर रहा है, तो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, यानी तुरंत हमारी ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। यानी जो पद ग्रहण की बात करता है ना, तो मैंने बताया था पद ग्रहण किस आर्टिकल में है, तो बताया था मैंने आपको 56 में है। 56 में कितना कार्यकाल रहता है, तो 5 वर्ष का। ठीक, ये है इसका कार्यकाल कितना, किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 56 में। तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी बच्चे ने बेसिक पढ़ा है तो आगे थोड़ा सा बढ़ा करके एमसीक्यू के आंसर टैकल कर सकता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभा तथा विधान परिषदों के सभी सदस्य। ऑप्शन नंबर बी कहता है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य तो होंगे ही नहीं, क्योंकि कुछ मनोनीत होते हैं, तो मनोनीत तो बिल्कुल इसमें लेंगे ही नहीं इससे। और संसद के सभी सदस्य इसमें भी है, तो ये भी ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा। अब जो डी कहता है संसद के दोनों सदनों में सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सभा में सभी निर्वाचित सदस्य। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है, तो सभी निर्वाचित सदस्य भाग तो लेते, वो बात तो सही है, लेकिन इसमें कुछ विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं जो निर्वाचित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब सही नहीं है। इसमें कुछ कथन होंगे जो सही होंगे और इनमें से कोई एक कथन होगा जो सही नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं 28 की, जो कि ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए कहता है सभी राज्य विधान सभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हों। तो जायज़ सी बात है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि बी क्या कहता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधान सभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है, तो बिल्कुल सही बात है, अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहता है कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं होता है, स्वतः ही निर्वाचित नहीं होता है, यानी ये बात सही है कि स्वयं निर्वाचित नहीं होता है। यदि मतों को क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा बहुमत प्राप्त कर लेता है, फिर भी वह स्वतः निर्वाचित नहीं होता, उसमें कुछ अहर्ताएँ होती है जिनको देखना पड़ता है। ठीक, अब बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन के क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें नहीं की बात कर रहा है जो कि आता है उसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता। लोकसभा के द्वारा, तो ये आप समझ रहे होंगे, लोकसभा के द्वारा भी नहीं। ठीक, अब इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है तो वो कहता है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तो इसके द्वारा भी नहीं। तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा। इसमें क्या क्या आता है? राज्यसभा प्लस लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक, तो राष्ट्रपति को ही हटाना है, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा का अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 29 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, तो कैसे है उनको समझते हैं कि संसद के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने के संबंधी प्रस्ताव द्वारा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनकी एक अलग ही क्रम है कि हम लोग संसद के जो भी महाभियोग प्रक्रिया उसके द्वारा ही हटा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जाती है? तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, संसद के किसी भी सदस्य में, लोकसभा में, राज्यसभा में किसी भी सदस्य में जाकर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। यानी देख लीजिए आरआरबी 2004 में भी आया, सीएपीएफ में आया, 2015 में भी आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है किसी भी आधार पर, तो ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है संविधान के अतिक्रमण पर, और ऑप्शन नंबर सी कहता है राज्य विधानसभा को भंग करने पर। ऑप्शन नंबर डी कहता है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। ठीक है, तो 33 का आपका जवाब सही हो जाएगा, संविधान के अतिक्रमण पर। ठीक है, बाकी अन्य कोई लागू ना होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि संविधान पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो मैंने अभी आपको बताया अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निकल जाओ पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो मैंने अभी बताया कि किस पद से, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए कहता है महाभियोग लगने पर। क्या कहता है? महाभियोग लगने पर। तो यही ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। जब उसके पास महाभियोग पारित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको हटना पड़ेगा। ठीक, यानी त्यागपत्र उसको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को, मतलब कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले भी, तो कौन हटा सकता है? तो इसके बस एक ही इसका ऑप्शन है जो कि आपको दिख रहा होगा 36 का, ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग के द्वारा ही। ठीक है, अब बढ़ते हैं 37 की तरफ। कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही बता दिया जाता है कि आप पर महाभियोग प्रक्रिया लागू होने वाली है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 कहता है सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, सदन में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। अब ये सही है,
सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य होना चाहिए, तभी महाभियोग प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। और इसमें मतदान करने वाले तो भाग ही नहीं ले सकते, यानी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी क्या कहता था कि सदन के कुल सदस्यों के बहुसंख्या, अरे नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, विशेष बहुमत नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं 39 की। भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल अवधि समाप्त के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। यूपीपीसीएस 1994 में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, 39 का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है किसी व्यक्ति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से पूर्व कृत्यों की संवैधानिक स्थिति होगी, वो क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। यह कृत्य अवधिमान होंगे या नहीं होंगे? तो यह कृत्य जो होते हैं अवधिमान नहीं होते हैं। ठीक है, यह कृत्य विधिमान जरूर होंगे। ठीक है, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, किंतु महाभियोग प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? इनमें से एक दोष नहीं होगा, उसको छांटना है हमको। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं इनके। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये सही कह रहा है। ठीक, अब है महाभियोग में व्यस्तता है कि संसद का एक सदन आरोप लगाए और दूसरा सदन आरोप की जांच करे। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन जांच स्वयं करेगा या किसी अन्य से के द्वारा जांच कराएगा, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति राज्यसभा के अतिरिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत के विरुद्ध महाभियोग पारित करना असंभव बना सकता है। यानी जो 41 का सी है तो असंभव नहीं बना सकता, यानी क्वेश्चन के अनुसार यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, असंभव कैसे बना लेगा, जब वो पारित हो जाएगा तो कोई असंभव बनाने की कोई वही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो क्लास बड़ी भी नहीं करनी है, आराम आराम से करके पढ़ेंगे। तो क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से अपने इसी सेशन में। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद।